हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश बिश्नोई सर पे आप सभी का स्वागत है। अब हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल 8 की ओर, जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड है, यानी कि सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड है। जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज होता है, तो वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। तो हम एग्जाम्पल 8 को सरफेस इंटीग्रल से ही सोल्व करेंगे। बुक में वॉल्यूम इंटीग्रल से सोल्व करके दे रखा है, लेकिन अपन इसको सरफेस इंटीग्रल से सोल्व करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है एग्जांपल 8, इवैल्यूएट, मान ज्ञात कीजिए सरफेस इंटीग्रल f डॉट n के ds वेयर f इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z स्क्वायर k, वेयर s इज द क्लोज्ड सरफेस बाउंडेड बाय द कोन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर एट द प्लेन z इक्वल टू 0। आपसे कहा है कि सरफेस इंटीग्रल ज्ञात कीजिए, जहां आपको सरफेस S जो है वो कहा है कि एक बंद जो कोण है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर z स्क्वायर तथा प्लेन z बराबर 1 से बंद सरफेस है S। क्लियर? और इसे परिबद्ध है कोण और प्लेन से। तो सॉल्यूशन लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में वही 3D प्लेन है, 3D है, तो एक x एक्सिस होगी, y एक्सिस होगी और z एक्सिस होगी। तो ये एक z एक्सिस होगी, ये आपका मान लीजिए y एक्सिस है, और ये आपके क्या है z एक्सिस है। क्लियर? x एक्सिस ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब यहां देखिए ये जो कोण है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। z का जैसे जैसे मान बढ़ता जाता है, z का मान 0 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी सर्किल की रेडियस क्या है 0 है। तो यहां से z इक्वल टू 0 यहां से शुरू हो रहा है, यहां से छोटा छोटा सर्किल बनना स्टार्ट होगा और आगे जाएगा। तो z जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा सर्किल बड़ा होता जाएगा। तो ये जो कोण होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से कोण होगा। ये आपका एक कोण है कुछ इस प्रकार से। क्लियर? ये आपका कोण है, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन पे देखो सर्किल 0 होगा, कैसे? z का वैल्यू 0 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी सर्किल की रेडियस 0 है। फिर z जैसे 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 बड़ा होता जाता है सर्किल बड़ा होता जाएगा, ऊपर जाके सर्किल क्या हो गया बड़ा हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे z का मान बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से एक कोण हो गया जिसका वर्टेक्स जो शीर्ष है वो 0 0 0 है। z इक्वल टू 1 प्लेन क्या होगा, z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 प्लेन ये होगा यहाँ पे, ये आपका z इक्वल टू 1 प्लेन है, z इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 1 और इस कोण से बंद जो आकर के ये सरफेस बना है, तो इससे जो सरफेस बना है इसका आपको क्या निकालना है, सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो इस कोण पे टोटल सरफेस कितने होंगे, 2 होंगे। देखिए एक तो ये सरफेस होगा S1 जो सर्किल की तरह होगा, कोण के ऊपर जो होता है सर्किल की तरह S1, और एक जो होगा ये S2 जो कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व सरफेस होगा किसका, कोण का। तो ये 2 सरफेस है, इन दोनों सरफेस से अपने को क्या निकालना है, सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो सरफेस इंटीग्रल S f डॉट n के ds इक्वल टू होगा सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू S1 f डॉट n के ds प्लस सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू S2 f डॉट n के ds। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब दोनों अलग अलग पृष्ठों पर अलग अलग सरफेस पे हम क्या निकालेंगे, सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। तो सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू सरफेस S1 ये निकालते हैं सबसे पहले, सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू सरफेस S1। तो S1 के अलोंग निकालते हैं। तो ये जो S1 सरफेस है वो क्या है एक्चुअल में, S1
सरफेस जो है वो यहां से देखें तो ये जो z इक्वल टू 1 इसको काट रहा है, ये इस नीचे वाला प्लेन जो होगा, ये प्लेन कौन सा होगा, जैसे x एक्स आपके कैमरे की तरफ होगा, ये एक्स वाई प्लेन हुआ, तो एक्स वाई प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो जो S1 जो सरफेस है वो एक्स वाई प्लेन के क्या है, पैरेलल है। यहां S1 पृष्ठ एक्स वाई समतल के समांतर है, जहां z इक्वल टू क्या है, 1 है। ये देखिए z इक्वल टू क्या है, यहां पे 1 है। अब z इक्वल टू 1 है तो यहां से सबसे पहले हम देखते हैं n के कोई भी सरफेस किसी पृष्ठ के या किसी समतल के समांतर होता है या उस समतल में स्थित होता है, तो n के जो होता है उस समतल के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इकाई सदिश। n के जो होता है क्या होता है, n के एक्चुअल में अभिलंब इकाई सदिश होता है। किसके अभिलंब, जिस पृष्ठ के समांतर है या जिस पृष्ठ पर स्थित है, जिस प्लेन में स्थित है, जिस समतल में। जैसे यहाँ पर ये जो है S1 XY समतल के समांतर है, XY प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो XY प्लेन जो है उसके पैरेलल जो होता है कौन होता है, XY प्लेन के पैरेलल कौन होगा, ZX। तो ZX का जो इकाई सदिश होता है वो क्या होता है, k कैप होता है। तो n कैप जो होगा वो किसके बराबर होगा, k कैप के बराबर होगा। और क्योंकि यहाँ जो n कैप दिया जाता है बाह्य दिशा में अभिलंब इकाई सदिश होता है, तो बाह्य दिशा में देखा जाए तो नीचे की ओर जाऊंगा तो ये कोण के भीतर की ओर आगे, तो बाहर की दिशा में ऊपर की ओर z प्लस k ही होता है, तो k होगा। क्लियर, ये आ गया n के। साथ में ds भी देखेंगे अपन, तो ds इक्वल टू क्या होगा, xy प्लेन में dx dy अपॉन n के डॉट k के। xy प्लेन में जो पैरेलल होता है वो k के इकाई सदिश होता है, तो यहां से dx dy बन जाएगा। कैसे बनेगा, n के की वैल्यू क्या है, k डॉट k 1 हो गया, dx dy हो गया। और लिमिट कहां से कहां होगी ये भी देखेंगे। तो लिमिट अपन सर्किल से देखेंगे, तो लिमिट जो होगी अपनी लिमिट, ये भी यहां चेक कर सकते हैं, नहीं तो आगे भी साइड में लिख सकते हैं। लिमिट यहां देखिए, ऊपर सर्किल ऐसे बन रहा है, ये जो सर्किल है वो इस तरह से है, जहां z की वैल्यू क्या है, फिक्स है, ये सेंटर है, z की वैल्यू फिक्स है, चेंज सिर्फ कौन होगा, xy। तो इसको इसी समतल को मैं xy प्लेन में मान लो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसी पृष्ठ को xy में, क्योंकि xy के ये क्या है, पैरेलल है, xy में रिप्रेजेंट किया तो x की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक चेंज हो रही है। x कहां से कहां हो रहा है, तो रेडियस इसकी कितनी है देखिए जरा, क्योंकि z इक्वल टू 1 पर ये जो सर्किल होगा वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो पृष्ठ क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि z की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये वर्ग बन जाएगा। अब इसमें लिमिट जो होगी x इक्वल टू, यहाँ रेडियस -1 के से 1, x की वैल्यू -1 टू 1, तो लिमिट होगा x इक्वल टू -1 टू 1 एंड y इक्वल टू क्या होगी लिमिट देखिए। तो y लिमिट आपको निकालने के लिए स्ट्रिप लगानी पड़ेगी, पट्टी लगानी पड़ेगी। तो पट्टी यहाँ अगर खींचता हूं मैं, ये पट्टी खींचता हूं, तो यहाँ y की वैल्यू देखते हैं कितनी है, यहाँ y की वैल्यू देखते हैं कितनी है, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो y स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर। तो y जो अपना आ रहा है क्या आ रहा है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर से प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर तक होगा। तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होगा। लिमिट ध्यान रखना, बहुत ही काम की चीज है, उसको सावधानी से आपको रखना है। xy की क्या था, पैरेलल था, तो इसको एज्यूम कर लिया कि xy प्लेन में ही है। क्लियर, तो xy प्लेन के अकॉर्डिंग x तो है -1 टू 1, तो y जो है वो उस सर्किल के हिसाब से यहाँ जो स्ट्रिप ली है उसके हिसाब से -√1 माइनस x स्क्वायर टू प्लस √1 माइनस x स्क्वायर होगा। क्लियर, ये आपकी लिमिट होगी। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नाउ सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू सरफेस S1 f वेक्टर डॉट n कैप ds इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन होता है f वेक्टर क्या है यहाँ पे, f आपको दे रखा है xi प्लस yj प्लस z स्क्वायर k। तो यहां से देखिए
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड स्क्वायर के डॉट एन के आपका कितना है यहाँ पे अलोंग टू सरफेस S1 कितना है के और फिर ds की जगह क्या हो जाएगा dx dy और क्योंकि हमने लिमिट भी निकाल रखी है तो लिमिट भी यहाँ पुट कर दीजिए। ये तो हो गया x इक्वल टू -1 to 1 और ये हो गया y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर टू माइनस और ये प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले डॉट प्रोडक्ट देखते हैं इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जो जेड स्क्वायर बनेगा तो x इक्वल टू -1 to 1 y इक्वल टू -√1 माइनस एक्स स्क्वायर टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो k के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जेड स्क्वायर इनटू k डॉट k जेड स्क्वायर आया बाकी सारे तो ये इसके साथ k का डॉट प्रोडक्ट j का k के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 था तो dx dy। सिंस क्योंकि हमें पता है कि जब हम x और y के सापेक्ष हम इंटीग्रल करते हैं तो z की जो वैल्यू है वो रखते हैं और z की वैल्यू इस प्लेन में क्या आई है 1 आई है तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 x इक्वल टू -1 to 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में और यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का z की जगह 1 तो dx dy। अब किसके साथ करेंगे क्योंकि x में लिमिट आई है तो y के अकॉर्डिंग करेंगे इंटीग्रेशन तो y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि ये y की लिमिट है तो जैसे करेंगे x इक्वल टू -1 to 1 का क्या हो जाएगा y और लिमिट है y इक्वल टू -√1 माइनस एक्स स्क्वायर टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx पीछे बच जाएगा इक्वल टू x इक्वल टू -1 to 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx तो डबल हो गया 2 हो गए तो इसको लिख सकता हूं x इक्वल टू -1 to 1 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा और चाहो तो यहाँ देखिए ये जो है फंक्शन इवन फंक्शन है x की जगह -x रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ इस लिमिट को 0 से मैं 1 कर सकता हूँ और आगे 2 लगा सकता हूँ 2 2 जा 4 तो यहाँ आगे करता हूँ इसके बाद सिंस चूंकि हमें पता है कि f माइनस एक्स इक्वल टू fx होता है तो इसलिए इंटीग्रेशन -a to a fx dx क्या होता है डबल होता है 0 से a fx dx के तो एक तो ये चीज यहां भी यूज कर सकते थे इसमें क्योंकि यहां पर 1 है तो x की जगह y के साथ x कर रहे हैं तो y की जगह -y रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो यहां भी डबल ये वाला चीज अप्लाई कर सकते थे तो डबल वाला कर देता हूं ये अप्लाई कर देता हूं तो इंटीग्रेशन 0 टू क्या हो जाएगा 0 टू -1 to 1 था 0 to 1 हो जाएगा और 2 ये था और 2 इस फॉर्मूले से 4 हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और ये भी एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन का क्या होता है फॉर्मूला यहां लिख देता हूं क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है √a² माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है x अपॉन 2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर इसको हटा देता हूं प्लस a² बटा 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है क्योंकि यहाँ लिमिट अपने को दे रखी है तो कांस्टेंट c काम में नहीं आएगा तो यहाँ से वैल्यू आएगी 4 x अपॉन 2 तो x की जगह x अपॉन 2 √a² माइनस 1 a की जगह 1 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस a² 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a और 0 टू क्या है 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो 4 अपर लिमिट 0 यूज करते हैं 1 यूज करते हैं तो 1 अपॉन 2 √1 माइनस 1 0 तो ये 0 प्लस 1 यूज करते हैं तो 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 और माइनस लोअर लिमिट 0 यूज करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 और साइन इनवर्स 0 0 ही होता है तो सारे 0 रहेंगे तो क्या बना 4 इंटू 1 अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 और साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2 तो कैंसिल हो गया 4 से तो आंसर क्या आया पाई आया तो इसका ध्यान रखना है आंसर क्या है ये इक्वेशन होगी 2 नंबर तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वेशन 2 होगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी पाई ये इक्वेशन होगी 2 नंबर।
क्लियर। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं अलोंग टू सरफेस S2। अब S2 के हिसाब से अपन को थोड़ा यहां पर सावधानी बरतनी है। कैसे करना है, बहुत ही काम की चीज है यहां पर, क्योंकि ये जो S2 सरफेस है वो कैसा सरफेस है, S2 जो सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस है। कैसा सरफेस है, वक्र पृष्ठ है। किसका, कोन का, शंकु का। तो अब निकालेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ S2 के अनुदिश, S2 के अनुदिश। अब S2 के अनुदिश देखेंगे तो S2 जो होगा ये अपना S2 वक्र पृष्ठ है, और इस वक्र पृष्ठ के अनुदिश जब निकालेंगे तो ये जो वक्र पृष्ठ है ना कोई प्लेन में है, किसी भी समतल में नहीं है, और ना ही किसी समतल के समांतर है। यानी कह सकते हैं ये जो है कोई भी समतल होगा, चाहे XY समतल हुआ, YZ हुआ या ZX होगा, उनसे कोई ना कोई एंगल बनाते हुए रहेगा। उनके ना तो पैरेलल है और ना ही वहां पे उनके प्लेन में एग्जिस्ट है, लाई कर रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि S2 जो समतल है उसके अनुदिश हम S2 समतल के लंबवत इकाई सदिश या अभिलंब इकाई सदिश देखेंगे। और कोई भी प्लेन होता है, चाहे वो कैसा भी प्लेन हो, उस प्लेन के लंबवत इकाई सदिश होता है, उस प्लेन का ग्रेडियंट होता है, उस प्लेन का ग्रेडियंट होता है, उस प्लेन की प्रवणता होती है। प्रवणता हमेशा लंबवत सदिश होता है, और प्रवणता का इकाई सदिश निकाल लो तो वो इकाई लंबवत सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से सरफेस क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। तो सरफेस अपना क्या है, सरफेस है किसका, x² प्लस y² इक्वल टू z²। ये आपका सरफेस है, यही है, क्लाउड के लिए ये लेना पड़ेगा। अब इसमें क्या कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, माना फाई बराबर x² प्लस y² और z² को इधर ले आया -z² इक्वल टू 0। फाई आ गया तो इसका ग्रेड फाई निकालते हैं। फाई तो डेल डॉट फाई, डेल डॉट फाई इक्वल टू, डेल का मतलब क्या है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट फाई की जगह क्या होगा, ये फंक्शन x² प्लस y² माइनस z²। अब इसको डॉट प्रोडक्ट अंदर लाते जाएंगे तो क्या वैल्यू आती जाएगी, डॉट नहीं होता ग्रेड में, ग्रेड फाई सीधा ही होता है, क्योंकि ये डॉट जो होता है वो किसमें होता है, डाइवर्जेंस में होता है। तो इसको अंदर लाएंगे, इसका x के साथ अवकलन, फिर y के साथ, फिर z के साथ। तो i x के साथ अवकलन जैसे ही करेंगे तो क्या बनेगा, x² का 2x बाकी 0, तो 2xi, फिर y के साथ x करेंगे तो y के साथ x क्या हो गया अवकलन, 2y और j का j, फिर प्लस z k z के साथ, तो z के साथ करेंगे तो -2z और k का k, ये आ गया। अब क्योंकि हमें ग्रेड फाई नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इस समतल के लंबवत इकाई सदिश n कैप चाहिए। तो नाउ n कैप जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ग्रेड फाई अपॉन इसका मापांक मैग्नीट्यूड, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेड फाई क्या है, 2xi प्लस 2yj अब माइनस 2zk अपॉन अंडर रूट, ग्रेड फाई का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 2x का स्क्वायर 4x² प्लस 2y का 4y² माइनस 2z का 4z² प्लस नहीं होगा स्क्वायर। तो यहां से कुल मिला के जो आएगा वो क्या आएगा, 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है और नीचे से 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, xi प्लस yj माइनस zk अपॉन अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। और सिंस हमें जानकारी है कि x² प्लस y² इक्वल टू क्या है, z², तो x² प्लस y² की जगह क्या लिख दूं, z² लिख सकता हूं। तो xi प्लस yj माइनस zk अपॉन अंडर रूट z² प्लस z²। तो कुल मिला के ये क्या आएगा, z² प्लस z², 2z² और 2z² का रूट, तो रूट 2z आ जाएगा। तो xi
प्लस वाई जे माइनस जेड के अपोन रूट टू जेड, ये आपका क्या आया एन के। तो नाउ एन के क्या आया, यहां लिख देता हूं, एन के इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे माइनस जेड के अपोन रूट टू जेड, ये काम आएगा अपने एन के। अब फिर आगे बढ़ते हैं, एन के निकालने के बाद हमें इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए हम इसी प्रश्न को यूज लेंगे। तो सरफेस इंटीग्रल से क्या बन जाएगा, नाउ सरफेस इंटीग्रल along to surface S2 f dot n के ds, ये होगा इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल along to S2 ही ले रहा हूं मैं, लिमिट नहीं ले रहा हूं, f डॉट n के, f डॉट n के क्या हो जाएगा, क्योंकि f अपने पास दे रखा है xi प्लस yj प्लस z स्क्वायर के, डॉट n के हम निकाल चुके हैं एक्स आई प्लस वाई जे माइनस जेड के अपॉन रूट टू जेड और ds का ds। अभी किसी पृष्ठ के हम उसके प्रोजेक्शन नहीं ले रहे, किसी भी पृष्ठ पे उसकी परछाई नहीं ले रहे, बिना परछाई के चल रहे हैं। इक्वल टू इसको क्या लिखा जाएगा, along to S2, अब डॉट प्रोडक्ट इसका निकालते हैं, तो एक्स आई डॉट एक्स आई एक्स स्क्वायर, वाई जे का डॉट प्रोडक्ट वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर के का डॉट प्रोडक्ट माइनस टू जे के से जेड के से, तो क्या बन जाएगा माइनस जेड क्यू अपॉन रूट टू जेड डीएस। और हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, जेड स्क्वायर इस प्लेन में, इस पृष्ठ पर। तो S2 के अलोंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यू अपॉन रूट टू जेड डीएस का डीएस इक्वल टू, अब 1/√2 को मैं कांस्टेंट बाहर लिख सकता हूं और जेड का अलग अलग जैसे डिवाइड करूंगा तो S2 के अलोंग जेड स्क्वायर में जेड का डिवाइड जेड बटा माइनस जेड स्क्वायर डीएस, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, जब भी चाहे कोन हो, चाहे स्फेयर हो या सिलेंडर हो, शंकु, गोला और बेलन हो, और उसके वक्र पृष्ठ का हम क्या कर रहे हो, पृष्ठीय समाकलन निकाल रहे हो, तो वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय समाकलन निकाल रहे हो तो उसको हम पोलर फॉर्म में बदल देंगे। उसको किस में, पोलर फॉर्म में। तो इस पृष्ठ को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, यही पृष्ठ को ध्रुवीय रूप में बदलने पर, ध्रुवीय रूप में बदलने पर, अब इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, अगर आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये सर्किल है, सर्किल का ध्रुवीय रूप क्या होगा, एक्स बराबर ए कोस थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा, यही होता है। इसी प्रकार ए की जगह जेड है तो एक्स बराबर क्या होगा, जेड कोस थीटा, वाई बराबर क्या होगा, जेड साइन थीटा, और जेड का जेड ही रहेगा, जेड का जेड। अब यहां जो डीएस है वो क्या होता है, डीएस जो होगा वो क्या होगा, जैसे इसमें एक्स और वाई को हम चेंज किए तो डीएस यानी कि डीएक्स डीवाई होता है, तो ये जो होता है फॉर्म आर या कह सकते हैं ए डी थीटा डी आर होता है, डी थीटा डी आर होता है। आर की जगह यहां आर ले लूं मैं, ए की जगह ये फॉर्म मान लो, तो उस हिसाब से डीएस का मान क्या होता है, डीएक्स डीवाई जो होता है आर डी थीटा डी आर होता है। तो ऐसे डीएस जो होगा वो क्या होगा, जेड डी थीटा डी जेड होगा, ये ध्यान रखना, या डी जेड डी थीटा एक ही बात है, आगे भी चले तो यहां पर ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपके अगर सर्किल ऐसे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस रूप में चेंज होता है, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू क्या होता है आर साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म होती है। तो साथ में dx dy होता है, यानी कि dx होता है वो क्या होता है dx dy, इसको अगर पोलर फॉर्म में बदलते हैं तो ये होता है r dr d थीटा।
तो यहां आर की जगह क्या है, जेड है, आर की जगह क्या है, जेड है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे और इसको सोल्व करते हैं। और लिमिट कहां से कहां होगी, जेड इस देखिए इस कोण में कहां से कहां परिवर्तन हो रहा है, जेड जो देखा जा रहा है वो 0 से 1 तक जा रहा है। पृष्ठ कहां से जा रहा है, 0 से। यहां देखिए जेड क्या है, 0, 0 से ऊपर कहां तक जा रहा है, 1 तक। तो एट लिमिट क्या होगी, लिमिट z इक्वल टू 0 टू 1 एंड थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई होगा, क्योंकि सर्किल में जो थीटा लेते हैं वो कहां से, 0 से शुरू होता है और एक पूरा राउंड करती है तो वो 2 पाई तक होता है। ये आपके हो गया। तो अतः सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू S2 क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 0 टू 1, थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1/√2 है। तो 1 ये जो भी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू है ये, f वेक्टर डॉट n कैप ds, या अलोंग टू S2 ही लिख दो भले, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/√2, इसकी वैल्यू आ रखी है पहले से, z इक्वल टू 0 टू 1, थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई, z माइनस जेड स्क्वायर, z माइनस जेड स्क्वायर, और dz की जगह क्या हो गया, z dz d थीटा। क्लियर। ये देखिए अब क्योंकि यहां पर ये जो मान निकला है उसमें x y बचा ही नहीं है, यहां इसमें x y बचा ही नहीं है। अगर x y बचता है यहां पे इंटीग्रेशन के अंदर तो हम उस x और y की जगह ये भी यूज करते हैं। क्लियर। यहां z की फॉर्म में बचा है तो बहुत अच्छी बात है ये तो ये जो है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं, इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन z इक्वल टू 0 टू 1 और थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई है। तो हम किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, इसका थीटा के सापेक्ष, पर अंदर जब गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, चलो लिख देता हूं एक बार, थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई z स्क्वायर माइनस जेड क्यूब dz d थीटा। तो पहले किसके सापेक्ष होगा, थीटा की लिमिट यूज हो रही है तो थीटा के सापेक्ष, तो 1/√2 z इक्वल टू 0 टू 1, थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट माना जाएगा, तो z स्क्वायर माइनस जेड क्यूब कांस्टेंट, और थीटा के सापेक्ष थीटा का थीटा, और 0 टू 2 पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, dz का dz, 1/√2 z इक्वल टू 0 टू 1 z स्क्वायर माइनस जेड क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई dz। तो इसकी वैल्यू जो आएगी क्या आएगी एक्चुअल में, देखिए 2 पाई को बाहर ले सकता हूं, 2 पाई अपॉन √2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा देखिए, जेड स्क्वायर का जेड क्यूब अपॉन 3 माइनस ये जेड क्यूब था, जेड क्यूब का जेड की पावर 4 अपॉन 4, और इसकी लिमिट है 0 टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो √2 पाई, देखिए √2 बच रहा है यहां पे, इसको अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक चल रही है अपने, ds जो होगा देखिए यहां से थोड़ा सा अपन मिस्टेक चल गया, ds जो होगा वो ds क्या होता है एक्चुअल में, ds जो है वो xy के अलोंग अगर चलते हैं तो dx dy xy प्लेन के अलोंग, देखिए यहां थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दी, तो ds जो होगा वो क्या होगा, dx dy अपॉन ये जो शेडो ले रहे हैं वो xy प्लेन में ले रहे हैं, इसकी शेडो भी अपने को लेनी पड़ेगी, इसकी जो परछाई ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ले रहे हैं, प्रक्षेपण ले रहे हैं xy प्लेन में, तो dx dy अपॉन n कैप डॉट xy प्लेन का परपेंडिकुलर घटक क्या होता है, k कैप, तो ds जो बनेगा dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप, n कैप डॉट k कैप क्या हो जाएगा, n कैप ये रहा, और इसका k कैप के साथ लेंगे तो माइनस 1/√2 बनेगा, और इसका मोड यानी कि √2 dx dy बनेगा। तो इसमें जो ds होगा वो क्या होगा देखिए, ds इक्वल टू √2 और dx की जगह हो गया z dz d थीटा, ये यहां पे √2 लगाना भूल गया,
क्योंकि इसके हिसाब से ds जो होता है उस हिसाब से होता है xy प्लेन के। अपन शेडो ले लेते हैं कि ये जो भी अपन अपने को शेडो लेना पड़ेगा, प्रक्षेप लेना पड़ेगा। ये वक्र पृष्ठ है, उसका प्रक्षेप xy प्लेन में ले लिया मैंने, तो xy प्लेन में लिया तो ds जो होता है, ये फॉर्मूला होता है ds का, तो ds की वैल्यू जो आई xy में ये आई और उसको पोलर फॉर्म में बदला, पोलर फॉर्म में तो ये हो गया। तो dz d थीटा तो सब में आ रहा था, dz d थीटा तो सब में आ रहा, लेकिन यहाँ √2 से क्या होगी, गुणा होगी, तो ये √2 z dz d थीटा होगा। यहाँ जो रफ किया उसमें भी थोड़ा यूज कर लेना, कैसे ये दोबारा समझ सकते हैं। इसको मैं मान लो हटा दूं तो ds ये अपनी वैल्यू आएगी ds की, और लिमिट क्या रहेगी, यहाँ यूज कर देता हूँ लिमिट जो है z इक्वल टू 0 to 1 रहेगी, 0 से 1 जाएगी, लेकिन थीटा 0 to 2 पाई होगा। सरफेस इंटीग्रल देखिए, ये जो वैल्यू आई एक्चुअल में क्या आई थी, इसको अगर दोबारा देखें, अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये जो वैल्यू आई थी, इसकी लास्ट तक वैल्यू जो आई वो क्या थी, अलोन टू s2 x² + y² की जगह z² - z³ अपॉन √2z ds था। ds का ds रख रहा हूं मैं, लास्ट में यहां आके चेंज करूंगा मैं, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1/√2 बाहर आ जाएगा, z - z² ds आया। ये जो वैल्यू आई थी सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू s2 f डॉट n के ds, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ds की जगह रख रहा हूं, ठीक है। तो thus सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू s2 f डॉट n के ds इक्वल टू क्या होगा, 1/√2 अलोंग टू s2 z - z², तो z - z² और ds की जगह अब देखिए z dz d थीटा नहीं होगा, √2 भी लगेगा, क्योंकि यहां से √2 आ रहा है, ये मैंने पीछे ध्यान नहीं दिया था। तो ds की जगह क्या हो गया, √2 z dz d थीटा। अब इसको सॉल्व करो, बस फर्क यही रहेगा, उसमें √2 से गुणा होगी, तो √2 बाहर जैसे ही आएगा इस √2 से कैंसिल हो जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू s2 z - z² की z से अंदर गुणा कर देता हूं, तो z² - z³ dz d थीटा। अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट ये है, तो z इक्वल टू 0 to 1, थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई z² - z³ dz d थीटा। अब यूज करते हैं लिमिट, इंटीग्रेशन करते हैं 0 to 1, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, z² - z³। अब 1 है इसके गुणा में, तो 1 का थीटा के सापेक्ष थीटा होता है, और ये है 0 to 2 पाई थीटा, और dz का dz। आगे फिर पढ़ते हैं, जीरो टू 1 z² - z³ और थीटा के सापेक्ष इसका क्या, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे तो 2 पाई dz का dz, 2 पाई बाहर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं z के सापेक्ष, तो z² का z³ अपॉन 3 माइनस z⁴ का z³ का z⁴ अपॉन 4, 0 to 1, 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो 1/3 माइनस 1/4 और माइनस 0 0 ही आएगा, 2 पाई 12 एलसीएम आएगा 4 - 3, तो कुल मिला के जो आंसर आएगा अपना क्या आएगा इसमें, 2 पाई मल्टीप्लाई 1/12, ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, π/6। अब इसकी जो वैल्यू आई इक्वेशन होगी 3, इसकी वैल्यू क्या आई है π/6, ये इक्वेशन होगी 3। अब दोनों को क्या करते हैं, ऐड, तो समीकरण है 2 व 3 के मान 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू सरफेस s f डॉट n के ds इक्वल टू, पहले की वैल्यू है पाई 2 से और 3 से है π/6, तो ऐड करेंगे तो 7 π/6, यही आपका सरफेस इंटीग्रल है। तो ये मैंने सरफेस इंटीग्रल से करवा दिया, बुक में आपको वॉल्यूम इंटीग्रल से बता रखा है। तो सरफेस इंटीग्रल से कैसे करता है, कर्व्ड सरफेस होती है तो उसके अकॉर्डिंग, तो कर्व्ड सरफेस को मैंने क्या कहा है, इसको किसमें चेंज करना है अपने को, कर्व्ड सरफेस को पोलर फॉर्म में चेंज कर देना है। तो पोलर फॉर्म में चेंज करके अपने इसमें सॉल्यूशन निकाल लिया और आपका फाइनल आंसर आ गया।
तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। पोलर फॉर्म आप बेलन की लेके भी चल सकते हैं, बेलन से भी करना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज जो 4 है अपनी वेक्टर कैलकुलस की इंटीग्रल थ्योरम, उसमें 4 का जो ए पार्ट है एक्सरसाइज का, उसका 5वां क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गॉस डाइवर्जेंस का यूज करते हुए, गॉस डाइवर्जेंस जो थ्योरम है उसका उपयोग करते हुए आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है किसका, r डॉट n कैप अपॉन r क्यूब। यहां ध्यान ये रहे कि ये जो r है डॉट प्रोडक्ट में ले रहा है, देखिए तो r वेक्टर है, जबकि ये r जो है उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिणाम है। ds का मान ज्ञात कीजिए जहां s कोई बंद पृष्ठ है, क्षेत्र v को घेरता है। तो सॉल्यूशन लेते हैं अपन। सॉल्यूशन वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम किसका उपयोग करें, गॉस का। तो बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या कहती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में कि सरफेस इंटीग्रल होता है f डॉट n के ds का डाइवर्जेंस ऑफ f के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर, तो अपॉन r क्यूब है इसमें। अब इसको सबसे पहले क्या लिख सकता हूं, क्या एक्चुअल में r डॉट n के अपॉन r की पावर 3, r की पावर 3 तो क्या है, एक अचर जो अदिश वैल्यू, अदिश राशि है, तो अदिश को मैं 1 अपॉन r क्यूब भी लिख सकता हूं यहाँ पे, या r के अपॉन में भी लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिखा जा सकता हूं कि सरफेस इंटीग्रल, एक बात देखिए, r वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब भी लिख सकता हूं डॉट n के ds, क्योंकि r क्यूब ये जो है एक अदिश राशि है, अदिश को इस अदिश के भाग दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अलग से। और इसको थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ f के, और डाइवर्जेंस की f की जगह यहां क्या है, r वेक्टर अपॉन r क्यूब dv, इसको दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका डाइवर्जेंस निकालते हैं, और ये डाइवर्जेंस हमने खूब निकाले, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्सरसाइज थी इसी कैलकुलस की, वेक्टर कैलकुलस की, उसमें डाइवर्जेंस ऑफ r अपॉन r क्यूब निकाले थे। तो नाउ अब निकालते हैं डाइवर्जेंस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, क्लियर। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब। डाइवर्जेंस का मतलब है, डेल का मतलब है डेल i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z डॉट, और चूंकि हम जानते हैं r वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर होता है xi प्लस yj प्लस zk होता है, अपॉन r क्यूब का r क्यूब पड़ा है, क्लियर। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो दोनों का पहले x के गुणा को x के गुणा के साथ, y के साथ, तो डेल अपॉन डेल x, i का गुणा क्या क्या x अपॉन r क्यूब, तो x अपॉन r क्यूब का यहां डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्लस डेल अपॉन डेल y, y अपॉन r क्यूब का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष, प्लस z डेल z अपॉन डेल z है z अपॉन r क्यूब होगा, क्लियर दैट। अब यहां पर डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन में u बटा v नहीं लगा के मैं लगा रहा हूं, चाहे तो u बटा v भी लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला u बटा v भी लगा सकते हैं, और नहीं तो सीधा भी कर सकते हैं, कैसे u इंटू v भी कर सकते हैं। अब u बटा v लगाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, u बटा v लगा दोगे, देखिए r की पावर 5 क्या हो जाएगी, r की पावर 6 स्क्वायर करेंगे, तो u बटा v की बजाय ये सर रहेगा u इंटू v, तो डेल अपॉन डेल x, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा में डेल अपॉन डेल x 1 अपॉन r क्यूब x, ये लिख सकता हूं 1 अपॉन r क्यूब x इंटू x कुछ भी, प्लस ऐसे y में z में होगा। अब एक का करेंगे तो दूसरे को वैसे जो छोड़ेंगे, तो x के साथ x करेंगे तो x का 1 हो जाएगा 1 अपॉन r क्यूब, वैसे वैसे ये सिग्मा में रहेगा 1 अपॉन r क्यूब, क्लियर। फिर x वैसे वैसे लिखेंगे।
अब डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन आर क्यूब का, तो 1 अपॉन आर क्यूब क्या होगा, -3 अपॉन आर की पावर 4, यही होगा, क्योंकि आर की पावर -3 ऊपर है, तो -3 बार n आर की पावर n-1, तो -3 -1 -4 नीचे है 4 हो गया। और r का x के सापेक्ष डेल r अपॉन डेल x भी होगा। क्लियर? तो सिग्मा 1 अपॉन आर क्यूब -3x अपॉन आर की पावर 4 इनटू, देखिए एक डेल आर अपॉन डेल x जो होता है x बटा r होता है, कई बार कर चुके हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर में। कैसे? सिंस हम जानते हैं r स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहां से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो r स्क्वायर का 2r, r का dr अपॉन dx डेल r, क्योंकि ये पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल है, और 2x स्क्वायर का 2x, y का z का क्या हो जाएगा 0 0, तो यहां से डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू 2x अपॉन 2r, 2 से 2 कैंसिल, x बटा r। खूब सारे इक्वेशन किए इस टाइप के आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्सरसाइज की, तो x अपॉन r यूज ले। आगे बढ़ते हैं, सिग्मा 1 अपॉन आर क्यूब -3x स्क्वायर अपॉन r की पावर 5, ये आएगा। तो ये तो सिर्फ किस में है, जब हमने x के सापेक्ष किया है। इसी प्रकार y के सापेक्ष z के सापेक्ष करेंगे तो ये वैल्यू और आती जाएगी, x की जगह y रिप्लेस हो जाएगा, y की जगह अगले में z रिप्लेस हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, एक तो 1 अपॉन आर क्यूब -3x स्क्वायर बट्टा r की घात 5, ये जब हमने x के सापेक्ष किया है। इसी प्रकार y के सापेक्ष करेंगे तो 1 अपॉन आर क्यूब -3x की जगह y हो जाएगा, तो y स्क्वायर अपॉन r की पावर 5, प्लस z के सापेक्ष करेंगे तो 1 अपॉन आर क्यूब -3z स्क्वायर अपॉन r की पावर 5। ये चीज सब में चलती रहेगी, 1 अपॉन आर क्यूब इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें तीनों में आएगा, तो कुल मिला के ये जो वैल्यू आई यहाँ आके देखता हूँ तो कितनी हो जाएगी, देखिए 1 अपॉन आर क्यूब 1 अपॉन आर क्यूब 1 अपॉन आर क्यूब 3 अपॉन आर क्यूब, फिर यहाँ से देखिए -3 अपॉन आर की पावर 5 -3 अपॉन आर की पावर 5 -3 अपॉन आर की पावर 5 कॉमन लेंगे, पीछे बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और चूंकि हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्या होता है r स्क्वायर, तो 3 अपॉन आर क्यूब -3 अपॉन r की पावर 5, और ये r स्क्वायर होता है, तो 3 अपॉन आर क्यूब -3 अपॉन क्या हो गया r क्यूब, क्या आया 0, तो डाइवर्जेंस ऑफ r अपॉन r क्यूब की वैल्यू क्या आई 0 आई। तो जैसे 0 आई तो यहां लिख देंगे, लिख रहा हूं लास्ट में, डाइवर्जेंस r अपॉन आर क्यूब इक्वल टू क्या है 0, अतः समीकरण 1 से सरफेस इंटीग्रल ऑफ r वेक्टर डॉट n कैप अपॉन r क्यूब ds इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ 0 dv, तो 0 का वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होगा 0 होगा। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल जो मैंने करवाया था और ये जो क्वेश्चन करवाए हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर आगे एक लेक्चर और देखेंगे जिसमें जो एक्सरसाइज 4 है उसके एक दो क्वेश्चन और लेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल 4 जो एक्सरसाइज 4B है उसको कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।